हेलो फ्रेंड्स, दिस सी सूरज झुंझुनवाला। कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया हो, अपने अपने घरों पे रह रहे हो, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दे रहे हो। और मैं भी बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट का चैप्टर 1। हमने कुछ पोर्शन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। हमने बेसिक्स डिस्कस किया था रिस्क के बारे में इन पार्ट 1। नाउ इन पार्ट 2 हम लोग उसी को आगे लेके जाते हैं। सो हम जब लास्ट डिस्कस कर रहे थे, दैट वाज बेसिकली एग्जांपल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड रिलेशनशिप विथ वैल्यू ऑफ रिस्क आउटकम। ठीक है, ये बेसिकली ये टॉपिक इस चीज़ से रिलेटेड था कि आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क है उसका हैपनिंग नॉन हैपनिंग का, और जो वैल्यू ऑफ आउटकम है, जो उसका आउटकम है, उसका बेसिकली हम रिलेशनशिप पढ़ रहे थे। ठीक है, तो एक बार वापस से इस टॉपिक को रिवाइज कर लेते, थोड़ा कनेक्ट बन जाएगा लास्ट और इस टॉपिक में। ओके, चलो जी। सो examples of probability and relationship with the value of risk outcome. The probability that an actual return on investment will be lower than the expected return. आपका probability जो actual return क्या होगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न से कम होगा, वो भी एक टाइप का रिस्क है। प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, दो प्रोबेबिलिटी, एक्चुअल रिटर्न या तो एक्चुअल रिटर्न दैट इज लोअर देन द एक्सपेक्टेड रिटर्न, और दूसरा क्या है, आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, दो प्रोबेबिलिटी है। और रिस्क क्या है यहाँ पे, कि आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न से कम रिटर्न मिलेगा, दैट इज द रिस्क। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं वैसे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सैटेलाइट लॉन्च सक्सीडिंग और फेलिंग, इसमें भी दो प्रोबेबिलिटी। द प्रोबेबिलिटी दैट कंपनी सक्सेसफुली लिस्टिंग ऑन एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज सक्सेसफुली लिस्ट हो सकता है या तो लिस्ट नहीं हो पाएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस और ड्रॉप इन वैल्यू इन केस ऑफ सिक्योरिटी ट्रेडिंग, ड्रॉप हो सकता है वैल्यू, आपके आपने कुछ शेयर्स खरीदे हुए, शेयर्स ट्रेड कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपने लेट्स से हायर प्राइस में खरीदा, बाद में जाके वो आप सोचे थे, आपने एक्सपेक्ट किया था कि उसका प्राइस बढ़ेगा, बट इंस्टेड ऑफ बढ़ना उसका प्राइस कम हो गया। Now, the risk of developing cancer is estimated as incremental probability of developing cancer over a lifetime as a result of exposure to potential car कार्सिनोजेंस, कैंसर काउजिंग सब्सटेंसेस। तो आपका जो एक्सपोजर होगा, जैसे लेट्स से गुटखा विथ योर सिगरेट्स, इस सब से जितना एक्सपोजर होगा उतना ज़्यादा चांसेस क्या है कि आपको कैंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्क क्या है आपका, बेसिकली कैंसर होना या ना होना, होना इज रिस्क। नाउ यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है कि आपका एक्सपोजर टू दो सब्सटेंसेस लाइक सिगरेट्स, गुटखा एक्सेट्रा। ओके, अब ये सब्सटेंसेस के बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट जो दो एग्जांपल पता था वो बता दिया। नाउ अब आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यहाँ का आज का टॉपिक बेसिकली स्टार्ट होता है दैट इज़ विथ रिस्पेक्ट टू एस 315 ऑफ ICAI, जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है। अब इसमें क्या दिया हुआ है, सिग्निफिकेंट रिस्क को डिफाइन किया है ऐसे 315। ऐसा 315 सिग्निफिकेंट रिस्क को कैसे बोलता है, दैट इज बेसिकली दो risk which requires special audit consideration। ठीक है, ऐसे रिस्क जिसे हमें स्पेसिफिक ऑडिट कंसिडरेशन देना पड़ता है, कुछ स्पेशल अटेंशन देना पड़ता है, वैसे रिस्क को क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट रिस्क। ठीक है, so in context of auditing is identified and assessed risk of material misstatement that in auditor's judgment requires स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन। यही है स्पेशल। तो ऐसे हमने सिंपल वर्ड्स में लिख दिया, सिग्निफिकेंट रिस्क ऐसा रिस्क होता है जिसको हमें स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन, स्पेशल ऑडिट प्रोसीजर्स उस पर परफॉर्म करना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत ही सिग्निफिकेंट होता है, बहुत ही उसके कारण रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट होने का चांसेस बहुत हाई होता है। ओके, वैसे ICAI का ये तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग था, दैट इज अब इंटरनल ऑडिट से भी रिलेटेड कुछ स्टैंडर्ड है। अब इसमें क्या बताया हुआ है,
Enterprise risk management defines. Sorry. Enterprise risk management defines risk is an event which can prevent, hinder, and fail to further or otherwise obstruct the enterprise in achieving its objective. ठीक है. अब एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट कैसे डिफाइन करता है ईआरएम. रिस्क को एक ऐसा इवेंट है जो बिजनेस को अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने से रोकता है. A business risk is the threat that an event or action will adversely affect the entity's ability to maximize the shareholders value and to achieve its business objective. तो बेसिकली इसने भी नेगेटिव टर्म में रिस्क को डिफाइन किया है. बट हमने जो ओवरऑल हमने पर्सपेक्टिव जो डेवलप किया है रिस्क का, रिस्क इज़ नॉट अ नेगेटिव टर्म बिकॉज इसके साथ साथ हमें कुछ अपॉर्चुनिटीज आते हैं, एक अच्छा आउटकम हो सकता है रिस्क लेने से. बट एनीवेज हम वेरियस फॉर्म्स ऑफ डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, जो वेरियस सोर्सेस ने जो रिस्क को जो डिफाइन किया उसको समझने का भी कोशिश कर रहे हैं. तो दैट्स वाई हम ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं. रिस्क कैन कॉज फाइनेंशियल डिसएडवांटेज, फॉर एग्जाम्पल एडिशनल कॉस्ट और लॉस ऑफ फंड्स और एसेट्स. इट can result in damage, loss of value, and or loss of opportunity to enhance the enterprise operations or activities. इससे हमारा वेरियस टाइप्स ऑफ लॉस हो सकता है, लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी हो सकता है. तो बेसिकली नेगेटिव टर्म में रिस्क को डिफाइन किया जा रहा है. अब यहाँ पे बोला हुआ है रिस्क इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट एंड द फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑफ सच ऑकरेंस ऑफ इवेंट. अब ये बोलता है कि एक तो दो risk is derived from two factors. One factor is क्या है कि probability of occurrence of an event. Second factor is basically ये हो गया probability and second factor is basically financial impact. अगर वो इवेंट होता है तो कितना फाइनेंशियल इम्पैक्ट होगा, इसी को क्या बोलेंगे, रिस्क बोलेंगे. अब आते हैं उसके बाद आता है एस 315 डिफाइंस बिजनेस रिस्क एज a risk resulting from the significant conditions, events, circumstances, actions or inactions that could adversely affect the entity's ability to achieve its objective, execute its strategy, or from the setting of इनअप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रैटेजी. इसने भी बिल्कुल नेगेटिव टर्म में बिजनेस रिस्क को डिफाइन किया है. बेसिकली बोल रहा है कि रिस्क अराइज कैसे होता है. रिस्क अराइज होता है सिग्निफिकेंट कुछ कंडीशंस या इवेंट्स से, सिग्निफिकेंट इवेंट्स या कंडीशन जो हम अंडरटेक करते हैं. अब जिससे क्या हो सकता है, जो एंटिटीज़ को एडवर्सली इफेक्ट करेगा. किस मैनर में एडवर्सली इफेक्ट कर सकता है, फाइनेंशियल मैनर में इफेक्ट कर सकता है. अपने ऑब्जेक्टिव को जो अचीव करने का उसका चांसेस था उसको उसके रास्ते में रेसिस्टेंस ला सकता है. ओके उसको स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट होने में हिंड्रेंसेस ला सकता है. सो इन वेरियस मैनर रिस्क एंटिटी और इसके ऑब्जेक्टिव के बीच में आ सकता है, उसके बीच में रेसिस्टेंस बन सकता है, उसके बीच में हिंड्रेंस बन सकता है. ओके उसके बाद अगेन देर इज सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ रिस्क, आई टी रिस्क एंड ऑडिट रिस्क. आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि यहाँ पे मैं इसको जस्ट रीडिंग करूँ, उससे कोई मतलब नहीं बनेगा. आप एक बार ये वाले पोर्शन को ज़रूर पढ़ना, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि मैं इसमें कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट है जो मैं आपको वापस से एक्सप्लेन करूँ. सो इसमें कुछ भी ऐसा है नहीं, आप एक बार पढ़ के जाना. बट ओके
I would like to take couple of definitions from here. So basically एक बेसल 3 का डेफिनेशन, बेसल 2 का डेफिनेशन देखते हैं. बेसल 2 ने ऑपरेशनल रिस्क को डिफाइन किया. ऑपरेशनल रिस्क इज डिफाइंड एज द रिस्क ऑफ लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम inadequate or failed processes, people, systems, or from the external events. And the definition includes legal risk but excludes strategic and reputational risk. सो बेसिकली अब यहाँ पे इसने बेसल टू ने ऑपरेशनल रिस्क को डिफाइन किया. ऑपरेशनल रिस्क को कैसे डिफाइन किया? तो ऐसा रिस्क जो हमारे किससे अराइज होता है, हमारे इनपुट्स से अराइज होता है, हमारे प्रोसेसेस से अराइज होता है, हमारे एम्प्लॉयज से अराइज होता है. ठीक है, वैसे रिस्क को क्या बोलेंगे? सो बेसिकली पीपल, सिस्टम, पीपल, प्रोसेसेस एंड सिस्टम, एंड फॉर फ्रॉम एक्सटर्नल इवेंट्स. कुछ एक्सटर्नल इवेंट से भी हो सकता है जिसमें, और ये इंक्लूड करता है लीगल रिस्क. जैसे लीगल रिस्क किस फॉर्म में हो सकता है? जैसे कोई आपका लॉ एंड रेगुलेशन ऐसा इम्पोज हो गया जिससे आपको अवॉइड करना पड़े. ठीक है, जो आपके लिए कोई कुछ रिलैक्सेशन था पहले लॉ में, वो रिलैक्सेशंस को अब हटा दिया गया है. कुछ एग्जेम्पन्स थे वो हटा दिए गए हैं. बट इसमें आपका स्ट्रैटेजिक एंड रेप्यूटेशनल रिस्क नहीं आता है. स्ट्रैटेजिक रिस्क टू सम एक्सटेंट ऑपरेशनल रिस्क ही होता है, क्योंकि आप जो स्ट्रैटेजीज बनाते हो वो स्ट्रैटेजीज फेल होने का चांसेस, चाहे वो आप जिस तरीके से आप डेवलप करना चाहते थे उस तरीके से स्ट्रैटेजीज डेवलप नहीं हो पाए. सो दीज आर फ्यू थिंग्स जो स्ट्रैटेजिक रिस्क में आ सकता है. एंड देन रेप्यूटेशनल रिस्क, आपका एंटिटी का रेप्यूटेशन, वेरी जेनरिक टर्म है कि आपका एक गुडविल होता है जिसके बदौलत आपका काफ़ी सारे फैक्टर्स डिपेंडेंट होते हैं. आपको इन्वेस्टमेंट मिलता है, आपको बोरिंग्स मिलता है, देन आपका फर्दर आपके सेल्स से डिपेंडेंट होते हैं. तो ये दो रिस्क इसमें इंक्लूडेड नहीं है. उसके बाद आता है कोविड. रिस्क इज जनरली डिफाइंड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस. इस टाइप का डेफिनेशन हमने कई बार ही पढ़ा है. रिस्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, एक इवेंट होने का ऑकरेंस का जो प्रोबेबिलिटी है, और दूसरा उसका इम्पैक्ट और होने का प्रोबेबिलिटी, दोनों को मिला दे तो रिस्क फॉर्म होता है. और ये अब बेसिकली ये मोर ऑफ रिस्क का डेफिनेशन नहीं है, ये बेसिकली बता रहा है मैग्नीट्यूड. हाँ जी, मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्क है ना भैया, कि अगर रिस्क अराइजिंग इवेंट होता है तो आपका इम्पैक्ट क्या होगा, आपका इम्पैक्ट का जो कंसिक्वेंसेस क्या होगा. Then after COVID-5 defines IT risk as a business risk, specifically the business risk associated with the use, ownership, operation, involvement, influence, adoption of IT within an enterprise. So IT risk क्या हो सकता है? आपका एक कंपनी में है, ठीक है, आप कई सारे टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो, आपका सही कई सारे एप्लीकेशन सिस्टम्स होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, आपके ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, आप सर्वर्स पे अपने डेटा मेंटेन करते हो, क्लाउड्स पे अपने डेटा मेंटेन करते हो. तो उधर आईटी रिस्क क्या होगा? आपका वेरियस इंट्रूडर्स का आने का चांसेस, आपके फायर वॉल ब्रीच होने का चांसेस, ठीक है, आपके डेटा लीकेज होने का चांसेस, आपके सर्वर फेल होने का चांसेस. तो दोज आर थिंग्स जो आपका आईटी रिस्क में आता है. देन आफ्टर आईसीआई रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट गाइड, ये पैराग्राफ फटाफट पढ़ते हैं. So basically, audit risk relates mainly to the internal and external events, internal and external audit efforts to achieve its objective, that is, provide effective, timely, and efficient assurance to the board. अब ये ऑडिट रिस्क क्या होता है कि हम अपना ऑडिट रिपोर्ट्स हैं वो हम जो हमें एश्योरेंस इशू करना है वो हम टाइमली मैनर में, इफेक्टिव मैनर में हम नहीं दे पाए. Audit risk has traditionally been seen strictly as a result of incorrect audit conclusions. Contemporary views, however, include big picture audit risk, specifically that the internal audit function is not doing the right things or working in the best ways. ठीक है, ऑडिट रिस्क में सिर्फ ये नहीं आएगा कि आपका ऑडिट कंक्लूजन
ऑडिट कंक्लूजन जो गलत होगा वो सिर्फ एक तो पार्ट है कि ऑडिट रिस्क में आपका ऑडिट कंक्लूजन जो आप इशू करने वाले वो गलत हो सकता है, बट ऑडिट रिस्क में ये भी पार्ट आता है कि आपका जो इंटरनल ऑडिटर फंक्शंस है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, वो इफेक्टिव मैनर में नहीं काम कर रहा है, वो अपने प्लान्स को अबाइड नहीं कर रहा है. ओके, देन आफ्टर, even from internal auditing perspective, an organization with well established risk management processes decreases the audit risk. अब आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेसेस अगर अच्छे से इस्टेब्लिश है, आप कंट्रोल्स को अच्छे से फॉलो कर रहे हो, आप अपने पॉलिसीज़ को अच्छे से फॉलो कर रहे हो, आपके पॉलिसीज़ स्ट्रॉन्ग है, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज स्ट्रॉन्ग है, तो आपके पास इतने अच्छे स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स है. अगर कल को ऑडिटर अच्छे से प्रोसीजर्स नहीं परफॉर्म कर पाता है, अच्छे से वो लेट्स से कहीं पे वो मिस भी कर जाता है, उसका डिटेक्शन रह जाता है, तभी भी क्या होगा कि रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट चाहे रिस्क ऑफ फेलियर का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि एंटिटी का खुद का प्रोटोकॉल्स इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि फेल होने का चांसेस ही नहीं है. ठीक है, तो यही बात बोला हुआ. वेयर द ऑर्गेनाइजेशन हैज अ फॉर्मल एंटरप्राइज वाइड रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम इन प्लेस, द इंटरनल ऑडिटर वुड assess its design adequacy and compliance to decide whether to rely on the risk register, and where found reliable, then focus on the auditing the risk responses to the significant risk. By relying on the significant risk as determined by management, internal auditing becomes more efficient. So basically क्या बोलता है कि पहले तो इंटरनल ऑडिटर जाके देखेगा कि एंटिटी का जो कंट्रोल्स है, एंटिटी में जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेसेस है वो कितना स्ट्रांग है. ठीक है, अगर वो स्ट्रांग है तो अगर देख दो चांसेस हो सकता है, एंटिटी का रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, स्ट्रांग है या वीक है. ठीक है, अगर तो स्ट्रांग है तो एंटिटी ने जो रिस्क आइडेंटिफाई किए हैं, ठीक है, एंटिटी ने जो रिस्क आइडेंटिफाई किया, जो भी सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई किए, उस पर रिलाई करके उस पर काम करेंगे इंटरनल ऑडिटर. बट अगर एंटिटी का खुद का रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस इन प्लेस नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, तो ये फिर इंडिपेंडेंटली काम करेगा, इंडिपेंडेंटली रिस्क आइडेंटिफाई करेगा. ठीक है, तो ये हो गया दो बातें. चलो आगे आता है. ऐसे 315 of ICI requires auditor to design and develop the risk assessment procedure. Such risk assessment procedure comprise of the audit procedures performed to obtain the understanding of the entity and its environment, including the entity's internal control to identify and assess the risk of material misstatement, whether due to fraud or error at the financial statement and the assurance level. So basically आपको ये ऑडिट से रिलेट करता है वैसे तो, बट एक ब्रीफली बता दूं कि ऑडिटर को रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना पड़ता है, जिसमें वो एंटिटी का बेसिकली क्या क्या अंडरस्टैंडिंग लेगा. एंटिटी का अंडरस्टैंडिंग लेगा, उसके एनवायरनमेंट का अंडरस्टैंडिंग लेगा, एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स को देखेगा, इवेलुएट करेगा कि कितने इंटरनल कंट्रोल अच्छे हैं. अब बताओ बच्चे, अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है तो रिस्क ऑफ कोर्स कम होगा, रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट क्या होगा, कम होगा. अगर इंटरनल कंट्रोल वीक है तो रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट बढ़ जाएंगे. तो वैसे ये ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग लेता है जिसके बेसिस पर अपना ऑडिट प्रोसीजर्स डिफाइन करता है. अब बताओ, एंटिटी के एनवायरनमेंट में अच्छे अच्छे पॉलिसीज़ हैं, अच्छे एथिक्स है, अच्छे ट्रेनिंग्स दिए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को, तो इसमें क्या होगा, रिस्क कम होगा. अगर ये सब चीज़ इन प्लेस नहीं तो रिस्क बढ़ जाएगा. और अगर इसी के अकॉर्डिंग अगर रिस्क कम है तो ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होगा, ऑडिट प्रोसीजर्स ऑडिट प्रोसीजर्स इंक्रीज हो जाएंगे. और रिस्क ज़्यादा है, यहाँ पे मैंने क्या बोला था, अगर रिस्क कम है तो ऑडिट प्रोसीजर ज़्यादा हो जाएंगे. और नहीं नहीं, सॉरी, जस्ट हाँ, अब दो पॉसिबिलिटी, या तो रिस्क ज़्यादा होंगे या तो रिस्क कम होंगे. अब रिस्क ज़्यादा है तो ऑडिट प्रोसीजर्स भी ज़्यादा हो जाएगा, और रिस्क कम है तो ऑडिट प्रोसीजर्स भी कम हो जाएंगे. अब लेट्स से अगर एंटिटी में ट्रेनिंग्स वगैरह होते हैं,
एंटिटीज़ में पॉलिसीज़ को फॉलो किया जाता है, एंटिटी में अच्छे इंटरनल कंट्रोल्स हैं, तो रिस्क क्या होंगे, कम हो जाएंगे, ये वाले केस हो जाएंगे, और वाइजा वर्जा ये वाले केस हो जाएंगे, ठीक है। नाउ the internal organization for standardization defines risk as an effect of uncertainty on objectives. In this definition, uncertainties include events which may or may not happen, and uncertainties caused by ambiguity or lack of information. It also includes both negative and positive impacts on objective. This definition was developed by the internal committee representing over 30 countries and is based on the inputs of several thousand subject matters experts. Very different approaches to the risk management are taken in different fields. Example, risk is unwanted subset of the uncertain outcomes. ये अभी तक हमने जितने भी definitions पढ़े हैं इसमें से if you tell me personally, this is the one of the closest definition which we have to study. सो इसमें क्या बोला कि इट इंक्लूड्स, पहला बात, इट इंक्लूड्स बोथ, इट इंक्लूड्स बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑन नेगेटिव। तो ये रिस्क का दोनों पर्सपेक्टिव बताया, रिस्क का दोनों पर्सपेक्टिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दूसरा इसने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि जब हमने स्टार्टिंग में मैंने भी जब रिस्क को बताया था तो इन जनरल टर्म क्या बोला था, रिस्क को अनसर्टेनिटी से रिलेट करे थे, बट जब हमने चैप्टर्स को डेवलप किया तो रिस्क को हमने ऐसे समझा था। अब एक अनसर्टेन इवेंट हो सकता है, ठीक है। अब एक अनसर्टेन इवेंट है, उसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो वो अनसर्टेन इवेंट हमारे लिए रेलेवेंट है, वो इररेलेवेंट। हमने एक एग्जांपल भी दिया था कि आप बाइक से जा रहे हो, एक तो ऐसे घूमने निकल गए, आपका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। दूसरा तो ऐसा है कि आपका ऑब्जेक्टिव है, आप कहीं जा रहे हो, कोई आपको एक सिटी से दूसरे सिटी जाना है। सॉरी। सो एक हो सकता है इररेलेवेंट, तो अगर तो आपका रेलिवेंट है वो इवेंट, तो उसको हम रिस्क बोलेंगे। इसको रिस्क क्यों बोलेंगे भैया, आप इररेलेवेंट काम के लिए आप अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहे हो, दैट इज नॉट अ रिस्क, दैट इज अनसर्टेनिटी, ओनली अनसर्टेनिटी। तो ये एक सबसेट है बेसिकली, ये एक क्या है, सबसेट है ब्रो। और यही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है जिससे मुझे ये डेफिनेशन काफ़ी पसंद है। रिस्क इज अ अनवांटेड सबसेट ऑफ अ सेट ऑफ अनसर्टेन आउटकम्स, ठीक है। तो ये आप ये भी याद रखना। फिर आता है हमें डिस्कस करने का फाइनेंशियल रिस्क। नेस्डेक बेसिकली एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटी डीलर्स है, defines financial risk as the risk that cash flow of issuers will not be adequate to meet its financial obligation। जो ईश्वर का कैश फ्लो है, जो कैश फ्लो जो मिलने वाला है और उसका जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस है वो टैली नहीं हो पाएगा। लेट्स से आपने एक प्रेफरेंस शेयर इशू किए, प्रेफरेंस शेयर आपने इशू किए, ठीक है। अब प्रेफरेंस शेयर इशू किए, अब इससे क्या होगा कि आपको कैश एक इनफ्लो होगा, दूसरा क्या होगा, आउटफ्लो।
तो आपका आउटफ्लो इज ग्रेटर देन इनफ्लो, दैट इज बेसिकली फाइनेंशियल रिस्क जो यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है. Also referred as an additional risk that a firm stakeholders bears when the firm uses debt and equity. ठीक है, डेट और इक्विटी के फॉर्म में जैसे आप डिवेंचर्स इशू करते हो, आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, आपको प्रिंसिपल्स को पेमेंट रीपेमेंट करना पड़ेगा. तो अगर आपको आपका कैश आउटफ्लो ज़्यादा है इनफ्लो से, तो ऑफकोर्स दैट इज़ अ फाइनेंशियल रिस्क. In generic term, financial risk is the possibility that an investment return on the investment will be different from the historical or the expected return, and also takes into account the magnitude of the difference. This includes the possibility of losing some or all of the original investment. So basically आपने जितने इन्वेस्टमेंट किए थे वो उसमें से कुछ पोर्शन आपका लॉस हो सकता है या तो पूरा इन्वेस्टमेंट ही आपका जा सकता है. दैट इज़ अ फाइनेंशियल रिस्क. अ फ्री मार्केट मतलब क्या होता है, जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई वाला जो प्रिंसिपल है वो वर्क करता है. मतलब आपका प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम होगा एंड वाइसा वर्सा. ठीक है, तो इसको बोलते हैं फ्री मार्केट. अ फ्री मार्केट रिफ्लेक्ट दिस प्रिंसिपल this principle in the pricing of an instrument. A strong demand for a safer instrument drives its price higher and its return correspondingly lower, which while weak demand for a riskier instruments derives its price lower and its potential return thereby is higher. For example, a US Treasury bond is considered to be one of the safest investment in comparison to an investment or speculative grade corporate bond. US Treasury notes and bonds yield lower rate of return. The reason for this is that the corporation is more likely to default on debts than the US government. Because the risk of investment in a corporate bond is higher, investors are offered a correspondingly higher rate of return. इसमें कुछ नहीं बोला गया है, इसमें ये बोला गया, आप सिंपल वर्ड में समझ लो, अगर तो आपका रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा. रिटर्न अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो रिस्क ज़्यादा लेना पड़ेगा. अगर आपका रिस्क कम है तो आपको रिटर्न भी कम मिलेगा. आप लेट्स से गवर्नमेंट गारंटेड बॉन्ड्स वगैरह जो लेते हो, जो गवर्नमेंट इशू करती है, उसमें उसमें क्या होगा, एक हो गया ये, दो टाइप का बॉन्ड यहाँ पे बोला गया. एक गवर्नमेंट ने इशू किया, दूसरा कोई कॉर्पोरेट ने इशू किया, प्राइवेट. अब इसमें क्या होगा, एक आ गया रिस्क, रिटर्न, इसको ऊपर रखता हूँ, एक डिफ़ॉल्ट को सबसे ऊपर, रिस्क एंड देन रिटर्न. सो अब आप खुद ही बताना, अगर आपका गवर्नमेंट इशूड बॉन्ड है तो डिफ़ॉल्ट होने का चांसेस क्या होगा, ऑफ कोर्स कम होगा. कॉर्पोरेट डिफ़ॉल्ट होने का चांसेस क्या होगा, ज़्यादा होगा. अगर डिफ़ॉल्ट होने का चांसेस कम है तो अकॉर्डिंगली रिस्क भी कम हो गया, और कॉर्पोरेट बॉन्ड में अगर डिफ़ॉल्ट होने का चांसेस ज़्यादा है तो रिस्क भी ज़्यादा हो गया. तो अगर आप रिस्क कम ले रहे हो तो ऑफकोर्स आपको रिटर्न भी कम मिलेगा, और इसमें रिस्क ज़्यादा ले रहे हो तो रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा. सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. इसी को फ्री मार्केट प्रिंसिपल बोलते हैं. क्या बोलेंगे, फ्री मार्केट प्रिंसिपल. इतना ही बात आपको, इतना बड़ा इतना ही बात को यहाँ पे एक पैराग्राफ में यहाँ पे समझाया हुआ है. नो, the financial markets, one may need to measure the market risk, credit risk, information timing and source risk, probability, model risk, operational risk, liquidity risk, legal risk, if there are regulatory or civil actions taken. So हमें वेरियस रिस्क को मेजर करना पड़ता है इन फाइनेंशियल मार्केट्स. हमारे पास मार्केट रिस्क हो सकता है. मार्केट रिस्क किस टाइप का रिस्क है कि आपका आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स किया हुआ है तो उसका प्राइस हायर या लोअर हो सकता है, उसका रिटर्न हायर या लोअर हो सकता है. क्रेडिट रिस्क क्या हो सकता है, आपने किसी को डेट दिए हुए तो वो डिफ़ॉल्ट कर सकता है. इन्फॉर्मेशन टाइमिंग एंड सोर्सेस, आपको कोई इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन होने में, आपको कोई आपका एक ऐसा बिजनेस है जो वेरियस इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड, लेट्स से एक मीडिया है
और उसे इन्फॉर्मेशन टाइमली मैनर में चाहिए। अगर वो इन्फॉर्मेशन टाइमली मैनर में नहीं मिला, 3 मिल गया, अगर 2 को पहले इन्फॉर्मेशन मिल गया, तीसरे को लेट से मिल रहा है, 1 घंटे लेट से इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, तो क्या होगा कि तीसरे वाले का ऑटोमेटिकली टीआरपी नीचे आ जाएगा। सो बेसिकली दैट इज़ इन्फॉर्मेशन रिस्क। प्रोबेबिलिटी समझ रहे हो। मॉडल रिस्क क्या होगा कि आप कोई पर्टिकुलर मॉडल लगा रहे हो अपने रिस्क को मेजर करने के लिए, तो वो मॉडल क्या हो सकता है, वो मॉडल इनइफेक्टिव हो सकता है। आपने अपने अगर वो इनफेक्टिव मॉडल है तो आपने जो रिस्क मेजर किया है, रिस्क असेस किया है, वो गलत हो जाएगा। ठीक है। ऑपरेशनल रिस्क हमने देखा। लिक्विडिटी रिस्क क्या है, आपको फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है, आपके पास पैसे नहीं रहेंगे तो। एंड देन आफ्टर हमने लीगल रिस्क भी देख दिया। So, with the advent of automation in the financial markets, the concept of real time risk has gained a lot of attention. The real time risk is defined as the probability of instantaneous or non instantaneous loss and can be due to flash crashes, other market crises, malicious एक्टिविटी बाई सिलेक्ट मार्केट पार्टिसिपेंट्स एंड अदर्स। सो बेसिकली इसमें एक एग्जांपल भी दिया है जो आप पढ़ना। सो इसमें कुछ नहीं है, एक रियल टाइम रिस्क का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया हुआ है। रियल टाइम रिस्क क्या होता है, आपका इंस्टेंटली आपने कुछ एसेस नहीं किया था, उसको सोचा भी नहीं था, और अचानक से कुछ ऐसा हुआ। और ये अचानक से कैसे हो सकता है, आपका लेट से आपका कंपनी का बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में कोई बैंक अकाउंट का फायरवॉल ब्रीच हो गया और बहुत सारे पैसे निकल गए, तो और कंपनी का पूरा फंड ही खाली हुआ एकदम से। अचानक से कंपनी एकदम ऊंचे जा रही थी, एकदम से बर्बाद हो गए। सो दैट इज बेसिकली रियल टाइम रिस्क। अब a well cited example of real time risk was that US dollar 440 million loss incurred within 30 minutes by KCG। ठीक है, एकदम विदिन 30 मिनट्स यूएस डॉलर 440 मिलियन का लॉस हो गया, एकदम से वो आसमान से नीचे आ गया। अब जब रेगुलेटर्स अब गाइडलाइंस इशू कर रहे हैं, रेगुलेटर्स अपना रेगुलेशंस फ्रेम कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि आपको रियल टाइम रिस्क का भी ध्यान देना पड़ेगा। रियल टाइम रिस्क को भी जितने हद तक हो सकता है आपको असेस करना पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट को मेजर करना पड़ेगा, और उसके अगेंस्ट आपको स्ट्रैटेजी डेवलप करने पड़ेंगे। उसके बाद आता है ऑक्यूपेशनल ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजरी, OHSAS। ठीक है। अब ये भैया क्या बोल रहे देखो, occupational health and safety advisory defines risk as a combination of probability of hazard resulting in an adverse event and the severity of that event। उसी तरीके से बेसिकली रिस्क को डिफाइन किया है मैग्नीट्यूड के वे में, कि आपका प्रोबेबिलिटी क्या है कोई इवेंट अकरेंस होने का, और उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसका कंसिक्वेंस क्या होगा, वही बोला है। द इन एन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क इज डिफाइंड एज द a potential that a given threat will exploit the vulnerabilities. Just 1 second. Sorry. So इसमें क्या बोल रहा था, in an information security risk is defined as the potential that a given threat will exploit vulnerabilities of a asset or group of asset and thereby cause harm to the organization. So वल्नरेबल का मतलब क्या होता है, वल्नरेबल का मतलब होता है कि आपका काइंड ऑफ सेंसिटिविटी, कि कितने आप प्रोन हो किसी चीज़ों से। ठीक है। सो अब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ने बोला कि पोटेंशियल दैट अ गिवन रिस्क विल एक्सप्लोइट, जो उसका वल्नरेबिलिटीज है, ऑफ एन एसेट और ग्रुप ऑफ एसेट, जो बेसिकली एक एसेट है। अब कोई भी एसेट मतलब यहाँ पे आपका डेटा भी हो सकता है, इंफॉर्मेशन भी हो सकता है, आपका सर्वर भी हो सकता है। उस उसका वनरेबिलिटीज, उसका जो सेंसिटिविटी है, वो कितना वनरेबल है टू सम एडवर्स इवेंट, उसी को अगर एक्सप्लोइट करने का जो चांसेस है
उसी को बोलेंगे रिस्क। अब इसको ऐसे समझना, एक यहाँ पे नीचे एक यहाँ पे इंफॉर्मेशन सिस्टम है, सर्वर है, ठीक है। ये सर्वर में दो यहाँ पे फायर वॉल लगे हुए हैं, जैसे तीन फायर वॉल लगे हुए हैं। अब ये सर्वर कितना वल्नरेबल है डेटा लीकेज के लिए, तो ये अगर ये तीन ब्रीच हो जाते हैं, ये तीन अगर ब्रेक हो जाते हैं, तीन ब्रेक हो जाएंगे तो ये डेटा लीकेज करेगा, तो इतना वल्नरेबल है, ठीक है। अब इसमें रिस्क क्या है, रिस्क क्या है, रिस्क इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज रिस्क है, risk that is that probability of fire was firewalls to be exploited or breached, ठीक है। ये ऐसे को क्या बोलेंगे, आपका सर्वर कितना डेटा लीकेज के लिए वल्नरेबल था, अगर ये तीन फायरवॉल्स ब्रेक हो जाते थे। तो हमने रिस्क को कैसे डिफाइन किया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ फायरवॉल टू बी एक्सप्लॉइटेड और ब्रीच। वैसे economic risk can be manifested in a lower incomes or higher expenditures than expected, ठीक है। इकोनॉमिक रिस्क इज नथिंग बट आपका या तो इनकम लोअर हो सकता है या तो एक्सपेंडिचर हायर हो सकता है। द कॉजेज कैन बी मेनी, फॉर इंस्टेंस द हाइक इन द प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल और लैप्सिंग ऑफ डेडलाइंस फॉर कंस्ट्रक्शन of a new operating facilities, disruption in production process, emergence of an serious competitor on the market, the loss of key personnel, the change of political regime और natural disasters, ठीक है। ये कुछ दिया हुआ है, जनरल सा है। In terms of operational health and safety management, the term risk may be defined as the most likely consequence of a hazard combined with the likelihood or the probability of its occurring. According to Encyclopedia, a chemical accident is the unintentional release of one or more hazardous substance which could harm human health or the environment. Chemical hazards are the systems where chemical accidents could occur under certain circumstances. Such events include fire, explosions, leakages, or release of toxic or hazardous materials that can cause people illness, injury, disability or death, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन है इन टर्म इस OHSAS, उसने रिस्क को ऐसे बताया है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ कुछ एक हजार्ड इवेंट, अगर कोई हजार्ड इवेंट हो जाते हैं तो उसका उसका लाइकलीहुड क्या है और प्रोबेबिलिटी क्या है, उसी को क्या बोलते हैं हम, रिस्क बोलते हैं। तो इसने भी उसी तरीके से बताया है। सो यहाँ पे देखा दो पॉइंट है, यहाँ पे कंसिक्वेंसेस है ऑफ अ हजार्ड कंबाइंड विद द लाइकलीहुड। तो दो चीज़ हमने सब जगह देखा, दो चीज़ से मल्टीप्लाई किया जाता है रिस्क को। रिस्क इज अ मल्टीपल ऑफ टू थिंग्स, लाइकलीहुड मतलब प्रोबेबिलिटी इनटू इम्पैक्ट या कॉन्सिक्वेंस। इसी चीज़ को आप देखोगे कितने तरीके से डिफाइन किया गया है। अब एक केमिकल एक्सीडेंट से क्या हो सकता है, केमिकल लीकेजेस हो सकते हैं, उसके कारण से हमारे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट हो सकते हैं, हमारे डेथ्स हो सकते हैं, इलनेस हो सकते हैं, ये सब दिया हुआ है। उसके बाद बताता है कि वाइल केमिकल एक्सीडेंट्स while chemical accidents may occur whenever toxic materials are stored, transported or used, the most severe accidents are industrial accidents having major chemical manufacturing and
storage facilities. The most significant chemical accident in a recorded history was in 1984 Bhopal disaster in India, in which more than 3,000 people had died after a highly toxic vapor, methyl isocyanate was released at a union कार्बाइड पेस्टिसाइड फैक्ट्री. ये एक कुछ बहुत फेमस केस है, बहुत ही फेमस एक्सीडेंट हुआ था. लाइक काफ़ी पब्लिक अटेंशन इसने ड्रॉ किया था. जो भोपाल गैस लीकेज आपने सुना ही होगा न्यूज़ में काफ़ी. अभी भी कोई ऐसा इवेंट होता है तो उसको रिलेट किया जाता है. तो भोपाल गैस लीकेज हुआ था वेपर में, एयर में मिक्स हो गया था वेपर, एंड देन उससे काफ़ी लोग की जान गए थे. तो ये जस्ट एन एग्जांपल है. सो जो कि इन्वायरमेंट रिस्क से रिलेट कर रहा है. अंडर इन्वायरमेंट रिस्क एनालिसिस एंड एमर्जिंग field practitioners identify the potential events that could cause the damage to the environment and assess the likelihood of the adverse outcome. So सब जगह आप ये देख रहे हो. अब इन्वायरमेंटल रिस्क में भी क्या बोला, अब इन्वायरमेंटल रिस्क में भी यही बोल रहा है कि आपके इन्वायरमेंट को कैसे हार्म किया जा सकता है, उसका क्या लाइकलीहुड है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा इन्वायरमेंट पे. सो दैट इज द इन्वायरमेंटल रिस्क. Environmental risk assessment is the process of predicting whether there may be a risk of adverse effects on the environment caused by the chemical substance. तो chemical substance से related कोई अगर event होता है तो उसको बोलेंगे environmental risk. Information technology risk और IT risk और IT related risk और cyber risk, ये synonyms हैं. is a risk related to information technology. This relatively new term was developed as a result of increasing awareness that information security is simply one facet of the multitude risks that are relevant to IT and the real world processes it supports. Security risk management involves the protection of assets from harm caused by deliberate acts. A more detailed definition is a security risk is any event that could result in compromise of organization assets, that is unauthorized use, लॉस, डैमेज, डिस्क्लोजर और मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एसेट. अब ऑर्गेनाइजेशन एसेट से आप ये मतलब सब समझ लेना कि ऑर्गेनाइजेशन के टेबल चेयर ये सब मत समझ लेना. ऑर्गेनाइजेशन एसेट्स का मतलब सब कुछ है, सब कुछ ऐसा है जो बेसिकली जिससे ऑर्गेनाइजेशन चलती है, बेसिकली जिससे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है, जिस पर ऑर्गेनाइजेशन डिपेंडेंट है. और यहाँ पे जब साइबर सिक्योरिटी का बात करें तो मोर ऑफ हम हार्डवेयर और मोर ऑफ हम डेटा की बात कर रहे हैं. तो उसका जो डेटा है, जो हमारे हार्डवेयर है, जो हमारे सिस्टम्स हैं, हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, उसका अनऑथराइज्ड यूज़, लॉस, डैमेज, डिस्क्लोजर और मॉडिफिकेशन, उसी को क्या बोलेंगे, साइबर साइबर रिस्क. ठीक है. और ये क्यों हो सकता है, फॉर अ प्रॉफिट, पर्सनल इंटरेस्ट और अ पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप्स और अदर एंटिटीज कंस्टिट्यूट्स compromise of the asset and includes the risk of harm to the people. तो ये अपने पर्सनल इंटरेस्ट, पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए हो सकता है. Compromise of an organizational asset may adversely affect the enterprise, its business units and their clients. As a result, consideration of security risk is a vital component. So basically इसमें हम एक एग्जांपल देते हैं. जब आप ऑडिट हो बिग फोर एल से, उसके पास बहुत बड़े बड़े क्लाइंट होते हैं, उसका ऑडिट करता है, उसके डेटाज होते हैं, उनके पास बहुत सारे लेट्स से प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होते हैं, उनके बिजनेस फॉर्मूलाज होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होते हैं जो बहुत कॉन्फिडेंशियल होते हैं, बस उन्हें ऑडिटर के लिए रेलिवेंट होता है, इसलिए शेयर किए जाते हैं. अब बताओ, अगर KPMG चाहे कोई भी बिग फोर है, लेट्स से फॉर एग्जांपल EY है, PwC है, उसकी अगर IT सिस्टम स्ट्रांग नहीं है तो क्या होगा कि जो क्लाइंट्स के डेटा है वो एट रिस्क आ जाएंगे. वो जो क्लाइंट है उसका बिजनेस एट रिस्क आ जाएगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो क्लाइंट्स है उसका डेटा भी आपको सिक्योर रखना पड़ेगा. ओके. One of the growing areas of focus in risk management is the field of human factors, where the behavioral and the organizational psychology underpins our understanding of risk based decision making.
सो बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डिसीजन मेकिंग. ओके, नाउ द फील्ड कंसिडर्स क्वेश्चंस सच एज हाउ डू वी मेक risk based decisions, are why are we irrationally more focused on the sharks and terrorists than we are of motor vehicles and medications. ठीक है, हम एक तो हम क्यों हमें रिस्क बेस्ड डिसीजन चाहिए. अगर रिस्क बेस्ड डिसीजन मतलब क्या होता है कि आपको जैसा रिस्क है उसके बेसिस पे आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे. ऐसा नहीं कि रिस्क कुछ और है, आप डिसीजंस कुछ और ले रहे हो अपने टैलेंट के हिसाब से. नहीं, आपको कुछ एरिया में टैलेंट है, उसके बेसिस पे आप डिसीजंस नहीं ले सकते हो. डिसीजंस आपको ये देख के लेना पड़ेगा कि आपका रिस्क एक्सपोजर क्या है, उसको आप बेस्ट वे में किस लेवल पे अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हो. तो ये सब फैक्टर्स देख के आपको बेसिकली डिसीजंस लेना पड़ेगा रादर देन आप अपने टैलेंट के बेसिस पे लो. और हम क्यों बड़ों ये सब चीज़ भी अब हमें देखना पड़ेगा, क्यों हम काफ़ी बड़े बड़े चीज़ों से स्केर्ड रहते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा. बट हमारे जो आसपास के छोटे चीज़ें हैं, जो आसपास में छोटे छोटे रिस्क हैं, उससे हम क्यों नहीं डरते हैं. सो ये सब चीज़ भी देखना पड़ेगा इन द रिस्क मैनेजमेंट. Positive and negative feedback about past risk taking and can affect future risk taking. In an experiment, people who were led to believe that they are very competent at the decision making saw more opportunity in the risky choice and took more risk, while those led to believe they were not very competent saw more threats and took fewer risk. So क्या होता है कि अगर कोई बंदा डिसीजन मेकिंग में अच्छा है तो ऑफकोर्स वो रिस्क उसका इनटेक करने का भी पावर अच्छा होगा, क्योंकि वो अच्छे अच्छे सिचुएशंस में जो बेसिकली टफ सिचुएशंस होंगे वहाँ पे डिसीजंस अच्छा ले सकता है. अब लेट्स से एम एस धोनी है. एम एस धोनी जब ही वाज टेकिंग बेस्ट डिसीजंस, तो जो भी क्रिटिकल सिचुएशंस होता था उसमें काफ़ी काम रहता था, काफ़ी कूल रहता था, उसको वो सिचुएशंस हैम्पर नहीं करती थी, वो सिचुएशन उसको बॉदर नहीं करता था. सो जो भी जिसका भी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छा रहेगा वो रिस्क भी ज़्यादा लेगा. लेट्स से इन 2007 वर्ल्ड कप फाइनल उसने जोगिंदर शर्मा को बॉल दिया. अब जोगिंदर शर्मा को बॉल दिया, हरभजन सिंह वाज एन ऑप्शन एंड ही वाज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड बॉलर एट दैट टाइम जो भी टीम में थे. नाउ अब एक इनएक्सपीरियंस्ड बॉलर को देना एक ऑप्शन था, दूसरा क्या था, हरभजन सिंह को देना. नाउ इन दैट सिचुएशन ही टुक द बेस्ट डिसीजन कि लास्ट ओवर के लिए कौन सा सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा. उसने एक रिस्क लिया क्योंकि उसको अपने डिसीजंस पे भरोसे थे. तो दैट्स वाई ही टुक द रिस्क ऑफ हैंडिंग द बॉल टू जोगिंदर शर्मा. तो ऐसे इसको समझा दिया मैंने. आई होप समझ में आया. Studies and research papers on the subject of emotional intelligence has revealed that when a person are anxious or in a state of emotions, they pay close attention to the potential threats in the environment and are highly vigilant so as to preserve themselves and their resources. ठीक है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है. यू कैन हम लोग आगे बढ़ते हैं. It is the common for the people to dread some risk, but not for others. They tend to be more afraid of epidemic disease, nuclear power plant failures, plane accidents, but are relatively unconcerned about the high frequent and deadly events such as traffic crashes, household accidents, and medical errors. One of the key distinctions of dreadful risk seems to be that their potential for catastrophic consequences, threatening to kill a large number of people within a short period of time. For example, immediately after September 11 attacks, many Americans were afraid to fly and took their car instead, a decisions that led to significant increase in the number of crashes in the time period following 9/11 event compared with the same time period before the attack. So basically ऐसा मैं कुछ नहीं बोला हुआ है इसमें. आपको ये बताया गया है कि अब दो टाइप से हो सकते हैं. एक हो सकता है स्मॉलर इवेंट्स
जिसका इम्पैक्ट छोटा है। इसको ऐसे समझते हैं, रुको। एक होता है कि स्मॉलर इवेंट्स है, एक होता है बिगर। ऐसे समझते भाई नॉर्मल लैंग्वेज में, बिगर इवेंट्स बहुत बड़े बड़े इवेंट्स हो सकते हैं। इसका क्या होगा, बड़े बड़े इवेंट्स के प्लेन क्रैश हो गया, क्या आपका कोई डिजीज़ है, जैसे कोविड जैसा डिजीज़ है, वैसा डिजीज़ आ गया, पैंडमिक। ओके, सो अब इसका क्या होता है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट क्या होगा, लो होगा, क्योंकि इससे कम लोग का जान जाएगा, एक इंडिविजुअल का जान जा सकता है, चाहे एक दो लोग का जान जा सकता है। मगर इसका इम्पैक्ट क्या होता है, बहुत ह्यूज सोसाइटी में इम्पैक्ट जा सकता है, कि बहुत सोसाइटी एट लार्ज एट रिस्क में आ जाता है। दूसरा इसका क्या होगा, बट फ्रिक्वेंसी क्या होगा, इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। लेट्स से मोटरसाइकिल एक्सीडेंट्स, इसकी क्या होगा, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी। बट कोविड आने का चांस है, वो एक बार आया, अब क्या होगा कि एक बार लेट से चला जाता है, तो डू यू थिंक वो वापस से आते रहेगा? चाहे कोई भी पैंडमिक, स्पेनिश फ्लू हुआ था जो अराउंड 1920 के आसपास, 1918 कुछ ऐसा था। उस जो स्पेनिश फ्लू था वो एक बार गया, देन नहीं आया, बट उसका फ्रिक्वेंसी कम था, बट उसका इम्पैक्ट बहुत हेवी था। तो इसका क्या होता है, फ्रिक्वेंसी कम होता है। अब ह्यूमन टेंडेंसी को बॉदर कौन सा करता है, बॉर्डर ये वाला कम करता है, बट ये वाला ज़्यादा करता है। तो यही पैराग्राफ में समझाया हुआ है कि हमें जो बिग बिग इवेंट्स होते हैं वो ज़्यादा बॉदर करते हैं, और उससे हम अपने डिसीजंस को काफ़ी मॉडिफाई करते हैं। अब लेट्स से कोविड के कारण लेट्स से हम क्या हो रहा है कि बहुत लोग, पीपल एट लार्ज, मास्क पहन रहे हैं, बट अब बहुत लोग मोटरसाइकिल एक्सीडेंट से भी मरते हैं। ट्रैफिक लाइट्स में भी काफ़ी एक्सीडेंट्स होता है, ट्रैफिक लाइट को अच्छे से नहीं फॉलो करने के कारण। बट द स्टिल बहुत लोग क्या होते हैं, हेलमेट्स नहीं पहनना चाहते हैं, अनलेस देर इज़, अगर आप कोई भी फाइन्स वगैरह हटा दो इन जनरल, तो लोग हेलमेट बिल्कुल पहनना कम कर देंगे। आई ट्रस्ट मी। फिर 100 में से 30% सिर्फ लोग हेलमेट पहनेंगे, 70% लोग नहीं पहनेंगे। अगर उन पर कोई फ़ाइन नहीं है, कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं रहेगा हेलमेट पे, तो लोग अपने सेफ्टी के लिए, सिर्फ 30% लोग ऐसे होंगे जो अपने सेफ्टी के लिए हेलमेट पहनेंगे, बाकी 70% अब नहीं पहनेंगे। बट क्योंकि कोविड से बात बहुत ज़्यादा फियर है, यू कैन रिलेटिवली सी जो परसेंटेज है, यू कैन सी 70% लोग मास्क पहनते हैं, और यू कैन सी 30% इग्नोर करेंगे। ओके, then after, the concept of risk based maintenance is a advanced form of reliability centered maintenance. In case of chemical industries, apart from probability of failure, consequences of failure are also very important. Therefore, a selection of maintenance policies should be based on risk instead of reliability. So क्या होता है, एक तो बोला कि केमिकल इंडस्ट्रीज मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगा, इन जनरल आपको सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर नहीं देखना पड़ेगा, आपका फेलियर होता है तो उसका कंसिक्वेंस क्या होगा ये भी देखना है, ठीक है। दूसरा क्या बोलता है कि आपका जो मेंटेनेंस और पॉलिसीज जो होता है वो आपका बेस्ड ऑन रिस्क होना चाहिए, आपका रिस्क एक्सपोजर क्या है, रादर देन आपका रिलायबिलिटी क्या है, ठीक है। उसके बाद आता है risk in an organizational context is usually defined as an event or action that can impact the fulfillment of corporate objectives. The corporate objectives are usually not fully stated or well defined by most corporates. Where the objectives have been fully established, they tend to be stated as internal, annual, and change objectives. This is particularly true of the personal objectives set for the member of a staff organization, where objectives usually refer to change or developments rather than the continuing or routine operations of the organization. Refer the table 2 for illustrative risk that corporates are exposed to while navigating the business environment.
ठीक है, ये एक बार टेबल देखते हैं, ऊपर कुछ भी नहीं था, कॉमन सा पॉइंट है। अब वेरियस कॉर्पोरेट फंक्शंस में कैसा कैसा रिस्क एक्सपोजर हो सकता है, जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज है, तो पुअर मोरल एंड टैलेंट रिटेंशन, आपका ह्यूमन रिसोर्सेज एक्विजिशंस वगैरह होता है, तो हो सकता है आप पुअर टैलेंट को एक्वायर कर लो, आपका मोरल हाई नहीं है, आपको काम करने में आपके एम्प्लॉयज़ को मन नहीं लग रहा है। सेल्स एंड मार्केटिंग में कैसा हो सकता है, पुअर कस्टमर लॉयल्टी। ऑपरेशंस में क्या होता है, इनएबिलिटी टू डिजाइड डिजिटाइज और ऑटोमेट प्रोसेसेस। ट्रेजरी में क्या होता है, लोअर रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हैकिंग एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में प्रोडक्ट फेलियर हो सकता है। ट्रेजरी में मिसमैच इन कैश फ्लो हो सकता है। फाइनेंस एंड अकाउंट्स में अनरिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बना सकते हो। तो इस तरीके से आपको रिस्क आ सकता है, और ये आपका कुछ चार्ट बना हुआ था। सो बेसिकली पार्ट 2 ऑफ वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, फिर हम क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस रिस्क हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। आप ये वीडियो अगर आपके लिए रेलिवेंट है, आपको समझ में आपको, तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब, इससे मेरा भी मोराल अप होता है। और प्लीज़ डू कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स, कोई डाउट है या आपका कोई फीडबैक है तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।